23 सितंबर 1215 को जन्मे कुबलई खान ने मंगोल शासन के तहत चीन को एकजुट करते हुए युआन राजवंश की स्थापना की। मंगोल सम्राट के शासनकाल ने पूरे एशिया में व्यापार, संस्कृति और राजनीति को आकार दिया, जिसका आधुनिक चीन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। मार्को पोलो की एक यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे शासक से हुई जो जीवन भर उनकी स्मृति में बना रहेगा। यह नेता सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक राजनेता, दूरदर्शी और साम्राज्य निर्माता था। उसका नाम कुबलई खान, वह व्यक्ति जिसने चीन पर मंगोल शासन को मजबूत किया और युआन राजवंश की स्थापना की। जब मार्को पोलो ने अपनी यात्रा में कुबलई खान के बारे में लिखा, तो उन्होंने विशाल प्रभाव, ज्ञान और जिज्ञासा वाले शासक का वर्णन किया। महान खान के बारे में पोलो का विवरण प्रशंसा से भरा है, जिसमें उन्हें दुनिया के सबसे शानदार साम्राज्यों में से एक पर शासन करने वाले शक्ति और बुद्धि दोनों के व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। वेनिस के खोजकर्ता ने कुबलई के दरबार में उनकी राजनीतिक रणनीतियों, सांस्कृतिक झुकाव और प्रशासनिक प्रतिभा को देखते हुए लगभग 2 दशक बिताए। पोलो की कुबलाई की भव्यता की कहानियों ने यूरोप पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने सदियों तक पूर्व के पश्चिमी दृष्टिकोण को आकार दिया। 23 सितंबर 1215 को जन्मे कुबलई खान को अपने पूर्वजों से एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था, लेकिन उन्होंने इसका विस्तार किया और अपनी छाप छोड़ी। चीन और व्यापक दुनिया पर उनका प्रभाव दूरगामी था। वह केवल एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक राजनेता थे जिन्होंने मंगोल साम्राज्य को एक स्थायी राजवंश में बदल दिया। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक प्रभाव। दुर्जय मंगोल साम्राज्य में जन्मे कुबलई खान महान चंगेज खान के पोते थे। ऐसे वंश के साथ कोई सोच सकता है कि विजय ही उसकी एकमात्र महत्वाकांक्षा थी, लेकिन जबकि खान वास्तव में अपने पूर्वजों की तरह एक योद्धा थे, उनका दृष्टिकोण व्यापक था। हालांकि उनके शुरुआती वर्ष युद्ध की कला सीखने में बीते, लेकिन उनकी मां सोरघघतानी बेकी का उनके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके बेटे को व्यापक शिक्षा मिले, जिसमें कूटनीति, शासन कला और चीनी संस्कृति की समझ पर जोर दिया जाए। इस परवरिश से बाद में कुबलाई को मदद मिली, जब वह एक योद्धा से एक शासक बन गया और उसे न केवल बल के माध्यम से बल्कि शासन के माध्यम से निर्माण करने के लिए मार्गदर्शन किया। युआन राजवंश की स्थापना और चीन की विजय। खान की महत्वाकांक्षाएं मंगोल परंपराओं से परे थी। वर्षों के अभियान के बाद 1271 में उन्होंने खुद को चीन का सम्राट घोषित किया और युआन राजवंश की स्थापना की और देश को एकजुट करने वाले पहले गैर चीनी सम्राट बने। उनकी नई राजधानी दादू थी, जिसे अब हम बीजिंग के नाम से जानते हैं। हालांकि यह कोई आसान काम नहीं था। चीन में दक्षिणी सांग राजवंश ने वर्षों तक मंगोल वर्चस्व का विरोध किया। दृढ़ निश्चयी और अथक प्रयास करने वाले खान ने अंततः 1279 में सोंग को हरा दिया और पूरे चीन को अपने नियंत्रण में ले लिया। उनका शासनकाल पूर्वी एशिया के राजनीतिक मानचित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण था। उन्होंने मंगोल राजधानी को काराकोरम से दादू, आधुनिक बीजिंग, में स्थानांतरित कर दिया, जो उनके साम्राज्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। मंगोल परंपराओं को चीनी संस्कृति के साथ मिलाने की उनकी क्षमता कुबलई खान को अलग करती थी। मंगोल प्रभुत्व को बनाए रखते हुए उन्होंने कन्फ्यूशियस सिद्धांतों को लागू करके शासन को नया स्वरूप देते हुए कई चीनी रीति रिवाजों को अपनाया। उनकी सफलताओं के बावजूद ऐसा कहा जाता है कि उनके शासन को मंगोलों, जो सोचते थे कि वह अपनी परंपराओं से बहुत दूर भटक गए हैं, और चीनियों, जिन्होंने उन्हें एक विदेशी के रूप में देखा, दोनों की आलोचना का सामना करना पड़ा। फिर भी उनके लंबे समय तक चलने वाले शासन की कुंजी खानाबदोश मंगोल तरीकों को चीन की नौकरशाही प्रणालियों के साथ एकीकृत करने की उनकी क्षमता थी। उनके शासनकाल में नागरिक प्रशासन का उदय हुआ और सिल्क रोड के साथ व्यापार को बढ़ावा मिला, जिससे पूरे यूरेशिया में सापेक्षिक शांति के युग को बढ़ावा मिला, जिसे पैक्स मंगोलिका के नाम से जाना जाता है। मार्को पोलो का खान से संबंध। शायद कुबलाई खान का सबसे प्रसिद्ध संबंध मार्को पोलो के दरबार के समय से आता है। पोलो एक व्यापारिक मिशन के हिस्से के रूप में खान के साम्राज्य में पहुंचा, लेकिन उसने जल्द ही उसका समर्थन प्राप्त कर लिया, जिसने उसे एक दूत के रूप में नियुक्त किया। 17 वर्षों में मार्को पोलो ने खान के साम्राज्य की यात्रा की और उसके भव्य शहरों, विविध संस्कृतियों और राजनीतिक ताकत को देखा। यूरोप लौटने पर कुबलाई खान के बारे में पोलो की कहानियां, हालांकि कभी कभी काल्पनिक मानी जाती हैं, ने यूरोपीय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया,
जिससे उन्हें पूर्व की रहस्यमय भूमि की पहली विस्तृत झलक मिली। पोलो के लेखन में खान के शासन और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की गई। उन्होंने मंगोल नेता को बुद्धिमान और निष्पक्ष बताया, लेकिन साथ ही एक शासक भी बताया जो प्रभावी ढंग से सत्ता का उपयोग करना जानता था। पोलो के वृत्तांतों ने खान को न केवल एक मंगोल योद्धा के रूप में चित्रित किया, बल्कि एक परिष्कृत सम्राट के रूप में भी चित्रित किया, जिसने सीखने को प्रोत्साहित किया और अपने विशाल क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा दिया। कुबलाई खान की धार्मिक सहिष्णुता। कुबलाई खान की राजनीतिक उपलब्धियां युद्ध से परे थी। उन्होंने एक बहुजातीय साम्राज्य की स्थापना की, जिसने धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया, मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्धों और ताओवादियों को अपने दायरे में स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने की अनुमति दी। यह अपने समय के लिए अपेक्षाकृत दुर्लभ था। उनका दरबार विचारों और लोगों का मिश्रण था, जिसमें पूरे एशिया और उससे आगे के विद्वान, व्यापारी और राजनयिक शामिल थे। इस सहिष्णुता और खुलेपन ने कुबलाई के साम्राज्य को व्यापार और संस्कृति का केंद्र बना दिया, जिसने पैक्स मंगोलिका में योगदान दिया। कुबलाई खान का निजी जीवन। अपने विशाल साम्राज्य और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बावजूद कुबलाई खान का निजी जीवन परिवार और परंपरा से उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। उनका विवाह उनकी प्राथमिक पत्नी और विश्वसनीय सलाहकार चाबी से हुआ था, जिन्होंने उनके निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चाबी, एक कट्टर बौद्ध, ने कुबलाई की धार्मिक सहिष्णुता और चीनी संस्कृति में रुचि को प्रभावित किया। दोनों के बीच एक मजबूत बंधन था और चाबी की सलाह महत्वपूर्ण थी, खासकर कूटनीति के मामलों में। कुबलाई के भी कई बच्चे थे और उनके साथ उनके रिश्ते जटिल थे, क्योंकि उन्हें एक पिता और एक सम्राट दोनों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को संतुलित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, खासकर जब उत्तराधिकार के दबाव और अदालत की राजनीति से निपटना पड़ा। कुबलाई खान और मुगल। एक मुख्य प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि क्या 16वीं से 19वीं शताब्दी तक भारत पर शासन करने वाले मुगल कुबलाई खान के वंशज थे। हालांकि वे सीधे तौर पर उसके वंशज नहीं थे। मुगलों ने अपना वंश चंगेज खान और तमरलेन, तैमूर दोनों से खोजा, जो स्वयं चंगेज खान के वंशज थे। इसलिए, जबकि कुबलाई और मुगलों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, उनकी साझा मंगोल वंशावली उन्हें व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में जोड़ती है। विरासत और आधुनिक प्रासंगिकता। कुबलाई खान का शासनकाल चुनौतियों से रहित नहीं था। 1294 में उनकी मृत्यु के बाद युआन राजवंश कमजोर होने लगा और अंततः 1368 में मिंग राजवंश के हाथों गिर गया। फिर भी एक एकीकृत, सुधारक और सांस्कृतिक पुल निर्माता के रूप में उनकी विरासत कायम है। उनके शासनकाल ने बीजिंग को एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद की, जो आज तक कायम है। उन्होंने सिल्क रोड के साथ व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण युगों में से एक को सुविधाजनक बनाया, पूर्व और पश्चिम को इस तरह से जोड़ा जिसने सदियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार दिया। कुबलाई खान सिर्फ एक विजेता नहीं था, वह एक शासक था जिसने अपने नियंत्रण वाले विशाल क्षेत्रों को जोड़ने और एकीकृत करने की कोशिश की और इतिहास पर एक छाप छोड़ी जो आज भी गूंजती है। धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक एकीकरण और बहुजातीय साम्राज्य का उनका दृष्टिकोण अपने समय से आगे था, जो दुनिया भर के भविष्य के शासकों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता था।